में आपका नाम और परिचय बताइए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मेरा नाम अभय सिंह बारट, साबरमती रहता हूँ। वतन गांव मेरा विजापुर तालुका टिंडोदन गांव है। और मैं रेलवे में सर्विस करता था और रिटायरमेंट हुआ मेरा 2021 में। और इसके बाद में मेरा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। रिटायरमेंट के बाद में मैंने कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, शिखंड महादेव, मणिमहेश की यात्रा पंच कैलाश की पूरी करी। कैलाश के संस्मरण मैंने कैलाश मानसरोवर चरण स्पर्श पुस्तक लिखा और उसको गुजरात साहित्य अकादमी का बेस्ट पुस्तक का अवार्ड मिला है। और इसके बाद फिर मैंने 2021 में नर्मदा परिक्रमा साइकिल से करी और साइकिल में मुझे 40 दिन लगे थे और 40 दिन मैंने भिक्षुक वृत्ति पे निकाले, जमीन पर सोना और संन्यास धर्म का पालन करते हुए 40 दिन संन्यास साइकिल से परिक्रमा की थी। इसके बाद उस वक्त मुझे प्रेरणा हुई थी कि मैं पैदल भी परिक्रमा करूं और भारतीय संस्कृति, माँ रेवा का प्रभाव, लोगों का आदर भाव और लोगों की नर्मदा के प्रति जो आस्था है उसको मैं नज़दीक से देखना चाहता था। इसीलिए मैं पैदल परिक्रमा करने का निर्धार किया था और अभी वो निर्धार था वो परिपक्व हुआ और मैं दशहरे के दिन यहाँ से निकला था और 26 अक्टूबर को मैंने ये परिक्रमा प्रारंभ किया ओमकारेश्वर से मीठी तलाई, सागर पार करके मीठी तलाई पहुंचे और मीठी तलाई से फिर पैदल चलते हुए उत्तर तट पे फिर माई की बगिया जहाँ से माई नर्मदा का उद्गम है वहाँ तक पहुंचे और वहाँ से वापस दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर पहुंचे 28 जनवरी को। और कुल 95 दिन में हमारी ये 3025 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। इस 95 दिन में संपूर्ण संन्यास धर्म का पालन किया और जमीन पर सोना, बाल दाढ़ी तेल शैम्पू का यूज नहीं करना और पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में, खेतों में होकर के हमारा रास्ता गुजरा। बहुत ही कठिन यात्रा है और उस यात्रा में जब तक नर्मदा मैया की कृपा न हो कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति से ये यात्रा कर नहीं सकता है। आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। या आपने ताकत है, आप शक्ति है, आपकी भक्ति है, ये आपने यात्रा सफल की है, तो आपको इस यात्रा में किस किस समस्या को सामना करना पड़ा? हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ा वो ये समस्या थी कि हमको रहने में समस्या कभी कभी आती थी कि जैसे चलने में हमको कोई गांव आया तो उस गांव में कोई आश्रम या मंदिर में व्यवस्था नहीं होती थी तो हम उसमें बाल मंदिर में, स्कूल में या पंचायत घर में सरपंच वगैरह से रिक्वेस्ट करके और अरेंज करते थे। तो अरेंज इस प्रकार हो जाता था। और रास्तों की जो तकलीफ है वो नदी के किनारे जो किसान आजकल खेती के बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं तो नदी के पानी तक खेती करते हैं और चलने के लिए सिर्फ 1-1.5 फीट का रास्ता छोड़ा है और उसमें भी स्प्रिंकलर से जो पानी देते हैं तो मिट्टी चिकनी है और पैरों में पूरी मिट्टी चिपक जाती है और चलने का बहुत ही कठिन हो जाता है। बूट का वजन 1-1 किलो हो जाता है और अति कठिन हो जाता है, पैर फिसल जाते हैं और नदी के पानी में गिरने के भी चांस हो जाते हैं। तो आप सुबह शाम कितना समय चलते थे? हम सुबह 5:30 बजे निकलते थे और करीब 11 बजे तक हम चलते थे और उसमें हम करीब 22 से 25 किलोमीटर अंतर तय करते थे और इसके बाद लंच करके 1.5 घंटा 2 घंटा आराम करते थे और फिर दोपहर के बाद निकलते थे, फिर 5:30 बजे तक चलते थे तो शाम को 10-12 कभी 15 किलोमीटर चलते थे। और आपको जाने का आश्रय मिला वहाँ विश्राम कर लेते? हाँ, जहाँ भी आश्रय मिला वहाँ पर विश्राम कर देते थे। इस यात्रा में आपके साथ कोई सहयोगी आपका? हाँ, यात्रा में हम 12-13 लोगों का हमारा ग्रुप था जो हम पैदल चल रहे थे और हमने रसोई हमारे साथ लेके चले थे
एक कैरेवान था जिसमें हमारा रसोई का सामान और ओढ़ने का और कपड़े का सामान जो था हमारा गाड़ी में रहता था। जो हमारी जनता, हमारे जो भक्त है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये नर्मदा परिक्रमा मेरे विचार से यूपीएससी एग्जाम क्लियर करें वो ऑफिसर जो पोस्टिंग देने से पहले उनको कम से कम 2 महीने के लिए नर्मदा परिक्रमा करानी चाहिए, तो वो ग्रास रूट से क्या तकलीफें हैं वो उसको समझ में आ जाएगा और वो अफसर ईमानदारी से पूरी जिंदगी नौकरी करेगा। आप यहाँ पर वापस आए, आपका सम्मान किया गया, उसके बारे में कुछ? हाँ, मुझे इस जो सम्मान होने वाला था मुझे नहीं मालूम था। ये मेरे बेटे और मेरे परिवार की खुशी के कारण ये संभव हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सम्मान होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना बताया था कि आप सीधे सीधे घर मत चले आना। हाँ, तो इन्होंने जो सम्मान किया वो उनकी खुशी बता रहा है और मेरे इस कार्य में उनका जो सहयोग मिला है वो अवर्णनीय है, मतलब अतुल्य है। इतना सहयोग मिला है और इससे मैं अनहद खुशी हूँ, खुशी अनुभव कर रहा हूँ। और हर एक बच्चे अगर माँ बाप ऐसे यात्रा पर जाते हैं और बच्चे भी ऐसे उनको सपोर्ट करते हैं तो जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा पथ पर हम जिस जिस गांव में गए और जिस जगह पे हमको वहाँ के लोगों ने प्रेम दिया, सत्कार दिया, आदर भाव दिया, वो इतना प्रबल था कि हम अपने संबंधी को भी इतना प्रेम भाव नहीं दे सकते। 15 आदमियों को, 18 आदमियों को या कभी 30-30 लोगों को अपने घर पे बुला के वो लोग खाना खिलाते थे और सुलाते थे और चाय पानी तो बिल्कुल ऐसे कराते थे कि जैसे इसकी कोई उनके लिए कोई कीमत ही नहीं। 15-20 लोग अगर घर पे पहुंच जाए तो आम तौर पे एक दोस्त भी आ जाए तो घर वालों को परेशानी हो जाती है और यहाँ पर बुला बुला के महाराज जी पधारिए, चाय पानी करिए, ऐसे करके 15-15 लोगों को घर ले जाके चाय पानी, खाना, रोटी और छप्पर देते थे और प्रेम भाव इतना कि आप नंबर लेते, बाद में पूछते रहते कि महाराज जी कहाँ पहुंचे। जो हम अपने भी बहन बेटी घर पे आए उनको भी नहीं पूछते कि आप घर पहुंच गई, और वो हमारा कोई रिश्तेदार ना होते हुए भी हमको 3-3, 4-4 दिन तक फोन करके पूछते थे कि महाराज जी कहाँ पहुंचे, यात्रा कैसी चल रही। इतना प्रेम भाव है नर्मदा घाटी के लोगों में। पूरी 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा का जो पथ है उसमें मैंने कहीं वृद्धाश्रम नहीं देखा, एक भी आश्रम है, वृद्धाश्रम एक भी नहीं है। क्योंकि ये संस्कृति हमको सिखाती है कि जो बाहर के लोगों को इतना प्रेम भाव दे सकते हैं, पूरे परिवार के बच्चे भी दे सकते हैं, तो उनको बच्चों को बचपन से ही माँ बाप की कैसे सेवा की जाए वो अपने ब्लड में आ जाता है। तो पूरे 3000 किलोमीटर में मैंने एक भी वृद्धाश्रम नहीं देखा। वो असली भारतीय संस्कृति वहाँ पर जिंदा रखी है। मेरा देश महान है, मैं संस्कृति महान। हाँ, अपनी संस्कृति महान है, वो वहाँ पर प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो संस्कृति का गठन किया है वो इतना प्रबल है कि वहाँ नर्मदा घाटी के लोगों में, नर्मदा इसमें गुजरात भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया और एमपी भी आ गया, तो वो सभी जगह पे इतना आदर सत्कार मिलता है। संस्कृति को जीवित रखा है उन लोगों ने सही भावना में। अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उन्होंने जीवित रखी है, वो हमारी संस्कृति का मूल है। ओंकारेश्वर से चलने के बाद में हम इसके खापरमाल और लखनगिरी पहाड़ी जो 250 किलोमीटर की एक रेंज है, इसमें हमारा रसोई यान पहुंचा नहीं था, तो उसमें हम अपना सामान लेके चले थे और वहाँ पर हमको आदिवासी लोगों ने अपने घर पे रख के और खाना खिलाया। उनको जो भी मिलता था, उनको बाजरे की रोटी मिले, 2 रोटी है तो आधी आधी करके भी खिलाते थे, 2 रोटी है तो 1 रोटी वो खाए और एक हमको आधी बांटते थे। चावल और दाल डाल के हमको 7 दिन तक वो लोगों ने खिचड़ी खिलाई और अगर पानी नहीं है तो कुएं से पानी लाके हमारे लिए उन्होंने पानी का अरेंजमेंट किया। कहीं पानी नहीं है तो 1 किलोमीटर दूर से नीचे जाके झरने में से पानी लाके भी हमारे लिए पानी का अरेंज किया। असली सेवा इसको बोलते हैं। और पैर छूने में कतई इनको ये नहीं लगता है कि ये आदमी जा रहा है मैं उनको इनके पैर छू रहा हूँ। अपने पैर से जूते निकालेंगे
और आकर के पैर छूते हैं। वो इसीलिए छूते हैं कि वो नर्मदा परिक्रमा वासी को अपना नर्मदा मैया का दूत मानते हैं। वो पैर छूते हैं नर्मदा मैया के, और हम जब परिक्रमा में होते हैं तो नर्मदा मैया के दूत बन के जाते हैं। इसीलिए उन लोगों का जो आदर भाव है नर्मदा के प्रति, जो विश्वास है, जो भक्ति है, वो एकदम बहुत उच्च कक्षा की है। हम जहाँ से गांव से गुजरते थे, अगर कहीं कोई शादी ब्याह हो तो वो बुलाते थे, बोले हमारे बच्ची को महाराज जी आशीर्वाद देके जाइए। अगर किसी का घर बनता हो तो ये बोलते थे कि महाराज जी हमारे घर से अंदर पैर रख के जाओ। ऐसे ऐसे आदर्श भाव से ये बोलते हैं और इतना रिगार्ड देते हैं, इतना सम्मान देते हैं परिक्रमा वासी।